तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपका मेरे साथ इस सेशन में और मैथमेटिक्स की महामैराथन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके समक्ष और आपको आज देखते हैं किसमें कितना है दम, कितने सवालों को आप करेंगे मेरे दोस्त सही और कितने होंगे गलत। तो देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके समक्ष और आपको आज अभी दूसरी वॉइस बंद हो जाएगी। अब तो नहीं आ रही दूसरी वॉइस। आई थिंक मेरी वॉइस डबल हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ डबल है, लेकिन अभी सिंगल हो गई। तो बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं शुरुआत करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दो और इसको आगे भी बढ़ाओ। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, देखता हूं इसका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत सिंपल सा सवाल है जिसको आप आराम से कर लेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। सवाल है, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सवाल है 14/33, 42/55, 21/22 का में से क्या होगा। व्हाट इज द HCF, दैट इज HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बड़ा ही आसान सुंदर सा सवाल कि आपको बताना है व्हाट इज द HCF। और शायद मेरे साथियों दोस्तों आपको जरूर पता होगा कि HCF का मीनिंग क्या होता है। महत्तम समापवर्तक यहां लिखा है, तो ये होता क्या है, होता क्या है। जल्दी से आंसर में आएगा जवाब। तो आप सभी जानते हैं 14/33, 42/55 और 21/22। तो आप सभी जानते, अगर मैं HCF निकालता हूं किसका, भिन्नों का, तो क्या होता है अंश यानी NR का क्या होता है जो आपसे पूछा वही यहां लिखना है ना। बहुत बढ़िया, आपको तो पता है। हर क्या होगा, आपने कहा जो बचा हुआ है। अगर आप निकालेंगे LCM तो आप क्या करेंगे, LCM अंश का LCM बटे HCF। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का तो निकालना है HCF और नीचे वाली संख्या का निकालना है आपको क्या, LCM। तो कोई कर सकता है मुझे बताएगा। और जवाब मिला है D, 14/33। बहुत बढ़िया, 14/33 आपने आंसर दिया जो गलत जवाब है। अफसोस यह गलत जवाब हो चुका है। सही जवाब क्या है, 14, 42 एंड 21 का HCF क्या होगा, दैट इज 7। मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त इसको ऐसे निकालते हैं, 14, 42 और 21 का फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर कॉमन ढूंढेंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। आप सबसे छोटी दो वैल्यूज को डिफरेंस निकालो। सबसे छोटा डिफरेंस जो दो वैल्यू को घटाने के बाद आए। आपने कहा 14 में से 21 घटाएंगे तो 7, यही HCF है। हो गया HCF, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, जो तीन संख्याएं दी है ना, इनमें से सबसे छोटा अंतर जो होगा वो HCF होगा या उसके फैक्टर, या 7 ही हो जाएगा। तो 7 इसका HCF। और एलसीएम क्या है, 55 का मल्टीपल, 11 सब में कॉमन है ना, तो 11 से कटने वाली संख्या यही है। तो आपको स्मार्ट वे में समझना है काम। आपको क्वेश्चन को स्मार्टली करना है, स्मार्टली। बिना स्मार्टनेस के करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर जवाब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। वेरी नाइस। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो बताओ। यदि x + 1/x = 2 है। वेरी गुड आफ्टरनून, सुपर नितिन जी। तो x² प्लस, थैंक यू निधि, प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। x + 1/x = 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2 + 1/x²। तो क्या देंगे जवाब, देखते हैं क्या मिलता है जवाब। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो मैं बता दूं आपको, इन सवालों को करने का तरीका बड़ा आसान, इसको आप एक बार में समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो, इसको पहले बेसिक तरीके से समझाते हैं जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं, फिर हम आपको चुटकियों वाला भी बताएंगे। तो पहले किताबों वाला देख लेते हैं। हम क्या करते हैं जनरली, 1/x = 2 है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, क्योंकि वर्ग करते हैं, वर्ग निकालना है। तो क्या होगा, x² जमा 1/x² जमा 2 × x × 1/x = 4। ऐसे करते हो ना सवाल को, कर दिया हमने सवाल। अब देखो x से x कट गया, अब इसको यहां रोका, 2 को उधर भेज दिया, तो क्या आंसर आया, ये दिया इसने x² + 1/x² = 4 - 2 = 2। 2 इज द राइट आंसर, है ना।
2 इज द राइट आंसर, आपने निकाला। लेकिन अगर मैं बोलूं स्मार्टली देखते करना है तो कैसे करोगे, तो उसको समझते हैं। अगर आपको ये वैल्यू दी है और ये निकालना है तो क्या करना है, बस पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 2, ये मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, समझना। यदि आपको x प्लस 1/x इजिकल टू 2 दिया तो जो भी सामने वाली वैल्यू है उसने दिया ना प्लस, तो बस उसमें से क्या करना है, इसका वर्ग करके फिक्स है 2 घटा देना है, इतना सा काम कर रहा है। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता, फॉर एग्जांपल यहाँ होता x माइनस 1/x, तो क्या करते, इसका स्क्वायर करते और इसमें माइनस का की जगह प्लस कर देते। इतना सा काम करना, कर सकते हैं कि नहीं। फिर दोबारा इधर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x प्लस 1/x इजिकल टू 3 और आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है, आप यहां प्लस है ना, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस की जगह -2, क्लियर। तो इट विल बी व्हाट, 9 - 2 7, क्लियर है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहां होता x प्लस 1/x की पावर 5, तो क्या करते, 5 का स्क्वायर -2, जितने भी प्लस आएंगे उनकी जगह आपको माइनस यूज करना है, आंसर आ जाएगा। 25 में से 2 गए 23, क्लियर है भाई, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहां प्लस की जगह क्या मिल जाए, माइनस मिल जाता, तो मैं क्या करता, इधर देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो क्या करते, x माइनस 1/x है ना, तो क्या करेंगे इसका, आपने कहा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ना तो +2, तो कितना हो जाएगा, 16 + 2 = 18। फॉर एग्जाम्पल यहाँ x माइनस 1/x की जगह 6 होता है या 7 होता, क्या करते हैं, 36 + 2 = 38। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, सब लोग कर सकते हैं आसानी से। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ना हो तो मुझे बता दो, क्लियर है ना। तो मैं आगे बढ़ूं, यस के नो, ऑल ऑफ यू आर रेडी, तो कहा यस, आगे बढ़ा जाए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। मेरी क्लास नहीं डेली 1 बजे होती है, ओके। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 10% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। What is it? 32% raise, 12% raise, 15% increase, 12% decrease. What will be the right answer? Let's see. 32% वृद्धि, 12% वृद्धि, 15% वृद्धि या 12% कमी। देखेंगे सवाल का जवाब क्या है। ओके, लेट्स सी। तो जनरली अगर फिर मैं बोलता हूं, अगर मैं इसको बुक वाली लैंग्वेज में आपको कराऊं तो क्या करेंगे, ये एक आयत था, समझते हैं ना, इसकी लंबाई थी L, चौड़ाई थी B। अब ये नया आयत बन गया ये वाला, क्योंकि आपने थोड़ा सा बदल दिया। उसने कहा लंबाई में 10% की वृद्धि होगी, तो L + L गुणा 10/100, ऐसे तो करोगे, जो बढ़ोतरी हुई। अगर हम बात करते हैं चौड़ाई, चौड़ाई में 20% की कमी होगी, तो B - B गुणा 20/100, ऐसे करोगे ना। तब आप निकालोगे इसका क्षेत्रफल LB, इसका क्षेत्र जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो, इसको इसमें से घटाएंगे, LB का डिवाइड करेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा, जो बहुत ही खतरनाक टास्क है। ऐसे करोगे तो फंस जाओगे। तो क्या करते हैं, जब भी किसी एक स्पेस फिगर पर, किसी एक प्राइस पर, किसी एक कीमत पर वृद्धि और कमी होती है जो लगातार होती हैं, तो हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, कल वाली क्लास में क्या करते हैं, इट इज दैट इज A + B + AB / 100। शायद मैंने आपको बताया था कल ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। और साथ में क्या करना है, आयत की लंबाई, अगर जो वृद्धि है, वृद्धि को वृद्धि है, फायदा है, लाभ है, इंक्रीमेंट है, उन सब के लिए प्लस निशान। और अगर कहीं कमी है, जैसे ये लिखा है, तो कमी है, हानि है, नुकसान है, घाटा है, बट्टा है, उन सब के लिए माइनस यूज करेंगे। हो गया सवाल। क्या करें, तो एक जगह कितना पुट करूं मैं, प्लस का 10, बी की जगह कितना, माइनस का 20, प्लस 10 गुणा माइनस का 20/100। तो 20 में से 10 गई, माइनस का 10, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, माइनस का 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, माइनस का 10, माइनस का 2, व्हाट इज इट, दैट इज माइनस का 12%। और माइनस क्या शो करता है, मैंने भी बताया ना, कमी या घाटा या लॉस, तो इसमें 12% की कमी हो जाएगी। राइट ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको, यस के नो,
बात समझ में आ गई? एनी इशू? इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन फॉरवर्ड। समझ में आ गया है भाई सबको? यस के नो? हाँ मेरे साथियों दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सवाल। इसको नहीं करना, ये तो आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, और ऐसे आप विदाउट वेस्टिंग योर 10 सेकेंड यू विल गेट द आंसर। एक और सवाल लेता हूं, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके समक्ष। ओके, 0.676767 को साधारण भिन्न में बदलो, चेंज इनटू फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन आपके सामने, चाहूंगा जवाब मिले, तेजी के साथ दीजिएगा जवाब। ओके, ओके, एनी इशू? तो देखते हैं जवाब में क्या मुझे आंसर आप देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं आपका जवाब क्या मिल रहा है। लेट्स सी, बी। तो पांचवें क्वेश्चन का बी आंसर मिल रहा है। अब ये बड़ा विकट समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि ऐसे सवालों को कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले इनका मीनिंग समझ लो क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि 0.67676767 एक फिक्स्ड पैटर्न है जो बार 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 आगे की बढ़ता जा रहा है। एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को मुझे क्या करना है, यानी ये, तो हम इसको क्या करते हैं, अनंत तक जाता है ये, क्योंकि इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग, और लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। और ये अशांत दशमलव एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर एक अशांत दशमलव एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर होते हैं, और उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में। अब कैसे? तो ये बार बार ना रिपीट करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया, किसी किसी किताब में इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, कोई ऐसे बता देता है, कोई ऐसे कर देता है, 0.67 पर 2 बिंदी लगा देता है। ये चॉइस आपकी है। अधिकांश बुक में ये वाला लिखा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? इज इट ओके? एनी इशू? तो ये आपको इतना समझ में आ गया है। हम सीखने के लिए आए हैं, बताने के लिए नहीं। अगर एक विद्यार्थी जीवन में आप जोनू अगर विद्यार्थी जीवन में अगर सीखने आते हैं तो आपको बताने की भी जरूरत पड़ती है। अगर बताने की जरूरत नहीं होती तो सब शिक्षार्थी पास हो जाते हैं। यू हैव टू गिव योर आंसर। इफ यू हैव योर आंसर यू कैन से यस, नहीं आता तो नो, दैट्स इट। ये मुझे भी पता है आप सब सीखने आए हैं, और ये मुझे आपको पता मैं सब सिखाने आया हूं, तो ये तो कॉमन सी बातें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन से इजीली नो सर, है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो समझ में आ गई बात। तो इसको आगे कैसे करें, तो मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक भिन्न है जो दशमलव भिन्न है और जो लगातार रिक्यूरिंग होगी। क्लियर है? ठीक है ना? अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को एज इट इज लिखेंगे, और जितनी संख्याओं पर ये बार लगा हुआ है बस उतने 9 लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, जितनी इसका मैं दूसरा एग्जांपल समझा देता हूं आपको, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं, है ना? फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी यहां पर 0.3333 अप टू सो ऑन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने लिखा 0.3 पर बार, या मैंने कहा जितने पर बार है उतने 9, दैट इज 1/3। ऐसे होता है ना। हालांकि मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको करने का तरीका क्या है, तरीका होता है जो भी ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो जो भी आपने दशमलव भिन्न लिखी, जैसे p अपॉन जितनी भी भिन्न में आपने लिखा कौन से कितने नंबर है, 1 2, तो 2 है ना, तो जितना भी प्लेस वैल्यू है, जैसे 100 हुआ, 100 माइनस कितनी है, दैट इज 1। तो इसको ऐसे लिखें 10 to the power 2 - 1, नीचे जो आएगा। तो ये एक टिपिकल प्रोसेस है। इससे आसान तरीका क्या है कि जितने पर बार उतने 9 लिख दो, आपका आंसर मिल जाए। उससे भी यही आएगा, 10 ढाई 100 में से कम करोगे 99, इसमें करोगे 10 की पावर 1 - 1, इससे 9 आएगा। तो इतना बड़ा ना करने के बाद हम क्या करें, हम सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रख सकते हैं ना, क्या कि जितने अंकों पर बार उतने 9 हम नीचे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 67/99। एक और 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत ही सिंपल सवाल है। 920 में हम कम से कम क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण योगफल हो जाए। दैट इज 1920 what should be added to and minus so that the sum is a perfect square। तो सो देखते हैं किसी को पता है आंसर या मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। समझ लीजिएगा, देखो 920 जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? आपके जो आपको स्क्वायर्स पता हैं, जितने स्क्वायर्स आपको पता है वो आपको हमेशा हेल्प आउट करते हैं। अब मैंने देखा 930 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं ना। अगर मैं बोलूं 30 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 900। नहीं, ये संख्या 30 के स्क्वायर से तो बड़ी है। ये समझ रहे हैं बात आपको कि नहीं? जी जल्दी से अपने अपने आंसर दे सकते हैं। निधि कुमारी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। और कोई? ओके गौरव जी 3/9। ओके निधि डी ऑप्शन। निधि ने कहा 49 जोड़ा जाए। आप क्या बताएंगे? चलो देख लेते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। आप क्या बताएंगे भाई? इसको तो हम बता देते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 30 का स्क्वायर तो आपको पता लगा। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो 31 का स्क्वायर आता है, जो कितना होता है? 30 का स्क्वायर तो 900 होता है और 31 का स्क्वायर कितना होता है किसको पता है? दैट इज 961, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां पर देखा ये संख्या 900 और 961 के बीच में है ना। अगर सवाल ये दो तरह से पूछ सकता है। सवाल नंबर 1 वो पूछेगा इस संख्या में से मैं क्या कम करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको इस संख्या को ये वाली संख्या बनाना पड़ेगा। और अगर आपसे वो पूछता है मैं इसमें क्या ऐड करूं, तो माइनस करेंगे तो बैक की तरफ चलते हैं, दैट इज इसको 900 बनाना पड़ेगा। अगर वो बोले क्या जोड़ूं, तो आपको ये आगे वाली संख्या को बनाना पड़ेगा, यानी आपको 961 बनाना पड़ेगा, तब पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 961 में से मैं 920 घटा दूं तो मुझे कितने जोड़ने की आवश्यकता पड़ी? आपने कहा 41, दैट इज द राइट ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? समझ में आया क्या करा मैंने? सभी लोगों को समझ में आया है? कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आया हो, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को करते समय आप इस तरह की चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया, 41 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, फिर तो बढ़ते हैं एक और अच्छे से सवाल की तरफ और देखते हैं उस पर आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यहां पर चलते हैं एक और सवाल, चलिए देखते हैं। कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना है ये आपको बताना है। यानी द एवरेज वेट ऑफ 31 students of the class is 30 kg. If the teacher's weight is also included, then the average weight will increase by 500 grams. What is the teacher's weight? समझिएगा सवाल को, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, इजीली। और एवरेज तो आप सभी जानते हैं ना। तब तक आप सवाल करो, तब तक मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं बोलूं एवरेज क्या होता है, आप बोलेंगे टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म, है ना। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल क्या बन जाएगा? आपने कहा टोटल, अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल क्या होगा? आपने कहा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो सब जानते हैं ना। अगर मैं इन फॉर्मूले को आपसे डिस्कस करूं जनरली तो इस सबको सब इनको, गौरव बहुत बढ़िया गौरव, सब जानते हैं ना इसको। तो चलो मैंने वही देखा, पहले मैं आपको समझा देता हूं। उसने बोला 31 छात्रों का औसत भार कितना है, उसने कहा 30 किलोग्राम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 31 में 30 की गुणा कर दो, तो कितना हुआ? 0, 3 और 930 किलोग्राम। तो उन टोटल बच्चों का भार 930 किलोग्राम है। बात समझ में आ गई? उसने बोला कि भाई उसमें एक मास्टर जी हो रहा है, चलो ये मास्टर जी आ गए हमारे, इनको और उसमें रख दिया मास्टर जी को। जब मास्टर जी इसमें आ गए तो एक आदमी और जुड़ गया, तो कितने हो गए? छात्र हो गए 32। अब टोटल आदमी हो गए 32 और मास्टर जी के आने से 500 ग्राम का भार और बढ़ गया। यानी पहले कितना था? एवरेज वेट 30, मास्टर जी के आने के बाद आधा किलो और बढ़ गया, क्योंकि 500 ग्राम ये किलोग्राम में है ना सब, और वो ग्राम में है, तो उसको मैंने आधा किलोग्राम कर दिया। इज इट क्लियर?
तो ये हो गया मास्टर जी का, यहाँ पर आ गया 5। तो कितना वेट हो गया 32 लोगों का औसत भार? आपने कहा 30.5। आप टोटल की बात करें 32 मल्टीप्लाई बाई 30.5 0 तो 976, यही आ गया ना। तो यानी 31 लोगों का टोटल भार 930 किलोग्राम और 32 लोगों का टोटल भार 976 ग्राम। तो इन 32 में से 31 घटा दो तो मास्टर जी का वेट आ जाएगा ना। आप बताओ, इस 32 में से 31 कम कर दो तो मास्टर जी का वेट आ गया? आप बोले आ गया। तो 32 में से 31 कम किया तो कितना हुआ? 976 माइनस 930। तो ये जो मास्टर जी थे इनका वेट कितना हो गया? आपने कहा 46 kg। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे आप समझते हैं एग्जामिनेशन में। दिस इज बिल्कुल बेसिक, इट्स ए प्योर बेसिक वे थ्रू विच आपको जड़ी बूटी रामबाण दवाई हमेशा सही करेगा। लेकिन अगर आपको स्मार्ट बनना है तो कैसे करेंगे? स्मार्ट भी समझा देता हूं। देखो स्मार्ट इधर समझाता हूं, इस वाले ब्रैकेट में देखिएगा, इतने से में हो जाएगा। अगर आपको स्मार्ट तरीका है पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है? उसने बोला टोटल कितने बच्चे थे? 30 किलोग्राम था बच्चों का भार, समझते रहे ना। 30 किलोग्राम बच्चों का भार था टोटल। उसने बोला 500 ग्राम और बढ़ गया। अब ध्यान रखना, जब भी औसत भार बढ़ता है, जब भी हम एवरेज वेट बढ़ाते हैं तो हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बात को समझिएगा। जैसे ही आपने 32वें आदमी को ऐड किया मास्टर जी को, तो जो टोटल वेट था ना वो हर किसी बच्चे पर बढ़ता है। तो ये आधा किलोग्राम हर बच्चे को मिला, तो कितना ग्राम बढ़ गया? आपने कहा सर 500 ग्राम का वेट था, 16 आदमी हो गए। बोले इधर आ जाओ, कहां गए? 32 ग्राम का वेट था और आदमी हो गए कितने? 32। 500 ग्राम का वेट 32 लोगों को बढ़ गया। एवरेज का मीनिंग ये होता है कि सबको इक्वल बांटना। तो 500 ग्राम सभी पर बढ़ गया, 500 ग्राम। तो 32 लोग थे, 32 लोग पे 500 ग्राम बढ़ा तो कितना हुआ? आपने कहा 16। तो यानी उस आदमी के आने से 16 किलोग्राम भार और बढ़ गया। पहले वाले का 30 था, 30 जमा 16 बराबर 46। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। चॉइस ऑलवेज बी योर्स कि आपको करना कैसे है, ये तो आप पर डिपेंडेंसी है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई टोटल 31 आदमी थे, मास्टर जी के आने से 32 आदमी हुए, 500 ग्राम का एक आदमी पर वेट बढ़ गया, तो 32 लोगों पर कितना वेट बढ़ गया? 16 किलोग्राम। 30 किलोग्राम पहले था, 16 ये बढ़ गया तो 46 किलोग्राम वेट हो गया। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लेता हूं और मैं चाहूंगा एक और सवाल मिले। चलिए, सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। दोनों की आयु में कितना डिफरेंस है, दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो मैं देखूंगा दोनों की आयु में आप कितना अंतर बताएंगे मुझे। लेट्स सी आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, ये तो आप बताएंगे। उम्मीद है अच्छा मिलेगा। ओके, तो सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात 2/3 होगा। दोनों की आयु में कितना डिफरेंस है? ऑप्शंस आपके सामने है, 10, 15, 12 या 14। इसको भी मैं आपको पहले दोनों तरीके से बताता हूं। हर सवाल को मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं, एक बेसिक और उसका एडवांस वर्जन आप कैसे समझेंगे जिससे कि आपका टाइम बहुत कम लगे। तो पहले गौरव जी बहुत बढ़िया, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। उसने कहा माना आयु x वर्ष है, तो उसने बोला रीमा और सीमा की सुनो है, तो इसकी रीमा की आयु कितनी होगी? आपने कहा सीमा की आयु हो गई 9x और रीमा की कितनी हो गई? आपने कहा 16x। तो उसने कहा 10 वर्ष बाद, तो 9x बटा 16x, 10 वर्ष बाद 10 जोड़ दिया, ये अनुपात कितना हो गया? आपने कहा 2/3 हो गया। बस अब सवाल सॉल्व कर लें। इसकी गुणा ऐसे और इसकी गुणा ऐसे, तो कितना हुआ? 9 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 16 दूनी 32x प्लस 20। यही हो गया ना। तो देखो इसको इधर लाऊं, इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर लाऊं, उसको उधर ले जाऊं, तो कितना हुआ? 27 में से 32 गए तो माइनस का 5 और 20 में से 30 गए तो माइनस का 10, तो x बराबर 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? x बराबर 2 मिल गया आपको। अब जब x बराबर 2 मिल गया तो रीमा की आयु कितनी होगी? आपने कहा 9 गुणा 2 बराबर 18, ये कितनी होगी? 16 गुणा 2 बराबर 32। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? 32 माइनस का 16 बराबर
18 बराबर 14, तो राइट ऑप्शन था 14। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? दिस इज द बेसिक वे जिससे आप सवाल को हमेशा करते हैं। ये बेसिक तरीका है जिसको आप सवाल हल करते हैं। अब इसका स्मार्ट वे बताता हूं। राधे राधे, कैसे हैं आप प्रेमलता जी? अब इसको देखते हैं स्मार्ट वे क्या है। देखो, आप कुछ मत देखो, ना एक्स मानो, ना वाई मानो, ना जेड मानो, ना इनकी आयु को निकालो। बस एक छोटा सा काम करो। पहले अनुपात कितना था? 2/3। बाद में कितना हो गया? आपने कहा 9/16। पहले अनुपात 2/3 था, बाद में 9/16 हो गया। इज इट क्लियर? अब हमने क्या काम किया? हमने चेक किया, कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको याद रहे। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? आपने कहा 1 का। इन दोनों में कितने का? 7 का। दोनों में अंतर कितने का? 1 का। इसमें अंतर कितने का? 7 का। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या काम किया? मैंने अंतर बराबर नहीं है, अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो आप इस अंतर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे? इस वाले की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस वाले की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 7 दूनी 14/7 21, और ये क्या हो गया? 9 16। इज इट क्लियर? अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना? 7 7 का है। एक स्टेप समझ में आ गया? ये बराबर होता तो हमारा सवाल यही हो जाता, लेकिन बराबर नहीं, तो मैंने बराबर कैसे किया? दोनों के डिफरेंस को इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। बस अब आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है। 14 और 9 का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 5। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में 14 - 9 5 वर्ष का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का? 10 वर्ष का। तो बस इस 5 को 10 बनाना है, तो कैसे बनाऊं? इस 5 को 10 कैसे बनाऊं? आपने कहा सर बहुत आसान है, 2 की गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बस इसी 2 की गुणा सब में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ? 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। 32 - 18 14 वर्ष। दैट इज द राइट आंसर। एनी इशू कोई हो तो मुझे बता देना। राधे राधे, समझ में आ गई बात? यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बस आपको सवाल को समझना होगा। आसान सवाल था, आसानी से आपको समझ में भी आ गया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को देखते हैं और कैसे आप नई चीज़ों को बताते हैं। इज इट क्लियर ऑल? यस कि नो? यस ना? बढ़िया। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। चॉइस ऑलवेज व्यूअर्स। मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक किताब के मूल्य में 8% की कटौती की गई। एक बुक था, उसके प्राइस में 8% का डिडक्शन कर दिया गया। उसका मूल्य 4600 रुपये है। किताब के मूल्य में कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये रह गया। इसका अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है। देखते हैं, एक किताब के मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका जो मूल्य था वो 4600 रुपये हो गया। इसका मीनिंग क्या है? आप दुकान पर एक चीज़ खरीदने गए और उसने बोला भाई साहब 8% का डिस्काउंट है, ये आपको इतने की पड़ेगी। तो वो उसका एक्चुअल कीमत जानना चाहते हैं। एक्चुअल कीमत क्या है वो आपको बतानी है। ए बुक इज वर्थ of rupees 4600 after deducting 8% of its value. What is the face value? These are the questions. देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ, डेली चलता है जोनू जी सी टाइम चलता है 1 बजे। कल और 1 बजे होगा, उसके बाद फिर 5 बजे होता है। 4 दिन 1 बजे है, फिर 5 बजे है। नहीं, नेक्स्ट 5 बजे से चलेगा। कल का जो क्लास होगा वो 1 बजे, उसके बाद 5 बजे होगा। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? ओके, ग्रेट। बढ़ते हैं आगे। बी ऑप्शन, 5000 रुपए कैसे आया ये 5000? चलो देख लेते हैं इस 5000 का वैल्यू कैसे आया। लेट्स सी। देखो, जो इनिशियल प्राइस होता है वो 100%। मैं आपको XYZ से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, याद रखना। मैं कोई आपको फॉर्मूला यूज नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कोई XYZ नहीं बता रहा हूं। बस आप समझ लो, आपको समझ में बातों बातों में सवाल सॉल्व होंगे। मैंने बोला किताब का मूल्य 100% था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किताब का मूल्य 100% था, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा इसमें 8% की कटौती हो गई, तो जिसमें 8% निकाल दी तो किताब का मूल्य कितना रहेगा? आपने कहा 92%, यानी किताब इसमें 92% की है।
और जो 92% में देखा तो 4,600 रुपए उसका प्राइस था, है ना, यही तो था भैया। आफ्टर डिडक्शन 100% में से 8% कम हुआ तो ये 92% बचा। तो 92% में तो लाया था वो किताब को 4,600 रुपए की, तो यानी 92% का वैल्यू 4,600 रुपए है। तो भाई 100% का वैल्यू बताने में शायद कोई दिक्कत आपको ना हो, तो मैंने इसकी ऐसे गुणा कर दी। व्हाट इज इट, दैट इज 4600 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 92 5 टाइम 0, दैट इज 5,000 रुपीज। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा और आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने दिया होगा। बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो 10वां प्रश्न, यदि एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? If an item is sold at 10% profit instead of 5% loss, the seller would have got ₹75 more. What is the purchase price of the book? बहुत बढ़िया। ऑप्शंस आपके सामने हैं A, B, C और D. These are 4 options which you have. आपको देना है जवाब यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया हो तो। देखो इस सवाल को भी मैं आपको बड़े तरीके से कराता हूं, समझ रहे ना कैसे होगा ये सवाल। इजीली आप इसको हैंडल करेंगे। मैंने कहा ना, कोई भी वस्तु है जब वो 100% पर होती है तो वो कॉस्ट प्राइस पर होती है। जब भी वस्तु 100% पर होती है तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पर होती है, जिसमें ना ही तो कोई प्रॉफिट नो लॉस, ये वो कंडीशन होती है कि इतने की चीज लाया है वो 100% पर, ना ही तो उसमें कोई प्रॉफिट है ना, अगर वो 100 की चीज 100 पर ही बेच देगा तो उसको ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये बात समझ में आई? अब आगे की बात करते हैं। उसने बोला 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा। अगर मैं इसको 5% हानि पर बेचूं तो क्या होगा? आपने कहा सर माइनस का 5 कर दो, लॉस मीन्स घटना। तो मैंने 100% में से 5% कम कर दिया तो मेरी चीज 95% की गई। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे बताता रहूंगा, लेकिन पहले समझ लो। उसने कहा अगर मैं इसको 10% लाभ पर बेचता तो अगर मैं इसको प्रॉफिट पर बेचूं तो 10% का लाभ यानी प्लस होगा, तो ये 110 पे जाती। उसने बोला अगर किसी वस्तु को 95% की जगह 110% पर बेचते हो, किसी वस्तु को 95 की जगह आप 100% 110% पर बेचते हो तो 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं रुपए में। तो परसेंटेज कितने ज्यादा मिलते हैं? रुपए तो समझ में आ गया मुझे, तो परसेंटेज बता दो, परसेंटेज कितना ज्यादा मिलता है भाई? अगर आपने कहा इतना मिलता है तो परसेंटेज कितना ज्यादा मिलता है? आपने कहा सर इसमें से इसको घटाएं तो 15% ज्यादा मिलता है। तो मीनिंग क्या हुआ? 15% परसेंटेज में ज्यादा मिलता है, रुपए में 75 रुपए ज्यादा मिलता है। तो मैंने क्या काम कहा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 15% का जो वैल्यू था ये 75 रुपीज के बराबर था? वो पूछ रहा है मुझे इसका वैल्यू बता दो 100% का। तो 100% का वैल्यू शायद निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। 75 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 15, 15 पंजे 75, दैट इज 500। कोई प्रॉब्लम? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज। और आशिता, जितेंद्र, गौरव ने मुझे आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर 500 मिला है, जो एकदम करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये था जो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया कि यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगा है। अब देखो सिर्फ आप ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी लगी है, तो हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑलवेज वर्क्स। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाती है, ओके, नहीं तो फंसा जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसका तरीका नंबर 2 भी बता देता हूं, उसको भी समझ लेना। वो क्या है? उसने बोला अगर किसी वस्तु पर हानि और लाभ दोनों हो रहे हों तो उनको जोड़ दो आपस में। उसने बोला 5% की हानि 10% का लाभ, तो ये 15% हो गया। उसका वैल्यू दोनों का अंतर के बराबर होता है, 75 के बराबर। तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने ये क्यों आया 5 और क्यों 10 15 बना वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो आप डायरेक्टली भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 75 के बराबर, तो 100 किसके बराबर? दैट इज 500 के बराबर। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए वेट कर रहा है, ये रहा, बताइए आंसर। यदि x/5 इज इक्वल टू y/8 है
तो x प्लस 5 रेशो y प्लस 8 का मान बताओ क्या होगा, जल्दी से बताना, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, है ना, जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या है। ओके भाई, सवाल का जवाब कौन कौन दे रहा है मुझे, जल्दी बताओ, सवाल का जवाब कौन कौन दे रहा है तेजी के साथ। सी 8-5। चलो देख लेते हैं आपका जवाब कैसे मिला। इसको तो बड़ी आसानी से आप कर सकते थे, देखो कैसे। यदि x अपॉन 5 यानी x बटा 5 किसके बराबर है, y बटा 8 के, तो पहली बात तो ये है कि जब आपको इक्वल वैल्यू मिल जाती है तो हमेशा याद रखिएगा ये इसके नीचे इसका रेशो ही लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा है, इसका रेशो ही लिखा है, इसका अनुपात ही लिखा है। नहीं, x का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू कितना 8। आप इसको समझ गए ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस y को मैं इधर ले आता हूं और 5 बटा 8 इधर कर देता हूं, तो x 5 और y का वैल्यू 8, किसी भी कंडीशन में करेंगे यही आएगा। ओके, पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम आ गई, उसने बोला x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8, बहुत शॉर्टकट है। तो x का वैल्यू कितना आपने निकाला 5, y का वैल्यू कितना आपने कहा 8, वैल्यू क्या हो गई 5 और 5 10 बटा 16, डिवाइड कर 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5 8। डी इज द राइट ऑप्शन। सी क्यों 8-5 काहे बता रहे हो भैया, गलत जवाब मत दिया, दोनों एक जैसे हैं। देखो 8-5 5-8, तो राइट ऑप्शन 5-8 होगा, ना कि 8-5, क्योंकि उसने x प्लस वाई का वैल्यू ये है, x प्लस 5 का वैल्यू ये है और y प्लस 8 का वैल्यू ये है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ कि ना, यस, हाँ जी क्लियर है, डन करें, समझ में आ गई बात। तो राइट ऑप्शन डी, आसान था। और नहीं, हम बुक में पढ़ते तो क्या करते हैं, हम पहले x अपॉन वाई का वैल्यू, x का वैल्यू पुट करेंगे फिर y के टर्म में, वो नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया, यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता, मूलधन ज्ञात करो। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं चाहूंगा इस खूबसूरत वाले सवाल को आप सभी खूबसूरत लोग यहां पर खूबसूरती से पढ़ रहे हैं, तो वो सी खूबसूरती के साथ अपना खूबसूरत सा उत्तर इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करें। चलो देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, हाँ डेली क्लास होगा, हाँ कल 1 बजे होगा, उसके बाद 5 बजे होगा। तो कोई 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता, तो मूलधन ज्ञात करके आपको बताना है 1800 रुपये। 1800 रुपये यहां पर आप मूलधन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बताता हूं। हाँ अभी तो बताया, कहर सिंह बता दिया मैंने। आओ ट्यूसडे 1 बजे, बाकी सब क्लास 5 बजे होंगी। देखते हैं साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, मैं पहले आपको शॉर्टकट जादू तरीका बताता हूं, आप इसको मूलधन गुणा दर गुणा समय के चक्कर में ना पड़े, समझ ले। पहले 2 वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए देने पर क्या हुआ, ब्याज 3% हुआ, प्रत्येक वर्ष की दर थी, तो ब्याज बढ़ा है 3%, 3% इंक्रीमेंट हुआ है। और साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया जितना भी ब्याज आता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो पहले वर्ष में कितना बढ़ा 3%, दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा उसमें भी 3%, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज बढ़ गया, आपने कहा 6%। या आप ऐसे भी कर सकते थे 2%, 2 वर्ष के लिए था 3% का ब्याज था, तो 6% टोटल बढ़ गया। तो ब्याज परसेंटेज के रूप में कितना बढ़ा 6%। इज इट क्लियर।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको मूलधन गुणा दर गुणा समय करो ना, मैंने देखा 3% हर साल बढ़ रहा है, तो 3 पहले साल में, 3 दूसरे साल में, 6% बढ़ गया। अब ये 6% इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, लेकिन पैसे में कितना हुआ? 108 रुपए। तो भाई परसेंटेज में तो 6% बढ़ा, रुपए में 108 बढ़ा, तो 6% का वैल्यू 108 के बराबर हो गया ना। वो क्या पूछ रहा है? 100% का वैल्यू बता दो भाई कितना है। ओके, 100 का भी निकालेंगे, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 6, 18 छिक्का 108, 1800 रुपए। दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, 1800। लेकिन ये तरीका समझ में आया मैंने कैसे बताया है? तो नहीं तो आप क्या करेंगे, आप, मैं आपको ऐसा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे ऐसे कि सर कोई धन था 2 वर्ष के लिए, तो हम करेंगे साधारण ब्याज पर दिया था, तो क्या होता है हमने माना P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसे करोगे। मूलधन पता नहीं आपको, ये पता नहीं, दर पता है 3% बढ़ गई, तो ये टी हो गया 2 वर्ष, तो ये क्या हुआ, आपने कहा सर आर में 3 जोड़ दो, है ना, समय हो गया 2 वर्ष, मूलधन आपने एक्स माना है, तो ये आपके लिए टिपिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे आसान तरीका है ना, प्रत्येक वर्ष कितना वर्ष, चुटकियों में सवाल होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो यू कैन डू दीज क्वेश्चन इन चुटकी, इसकी चुटकी बोलते हैं ना। हो गया सवाल एक बार में, ना कोई फॉर्मूला लगाया, बस कॉन्सेप्ट लगाया कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जवाब आपके सामने आ गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने आज के सवालों के जवाब दिए, आप तारीफ के काबिल, लायक हैं, आपके लिए तालियां। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी। भाई बड़ा ही आसान सवाल ये भी मुझे लग रहा है, इससे अच्छा सवाल मैं क्या दूं, ये तो बचकाना सवाल है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके चलो शुरू हो जाओ। 50, क्या बात है, 50 दिया जवाब सबसे पहले गौरव जी ने। बाकी सब लोग क्या कहते हैं समझते हैं। एक आयताकार भूखंड है, ओके, ये मेरा आयताकार भूखंड हो गया। उसमें कहा इसकी जो लंबाई है वो 40 है, इसकी चौड़ाई वो 30 है, ऐसे ही है ना। तो अब आपसे कहा इसका डायगोनल बताओ ये क्या है। सपोज ये ए था, ये बी था, सी था, डी था, तो आपसे एसी की लंबाई पूछी है, तो बताओ जरा मुझे क्या होगा एसी की लंबाई, कौन बताएगा भाई। हाँ जी, देखो अभी आपको बताऊं, मैं पहले आपको बेसिक तरीके से बता देता हूं। यह पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसको h मानूं तो ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। तो आप सभी जानते हैं ना, अगर मैं इस कर्ण की बात करता हूं तो मैंने क्या काम किया, मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं जो व्हाइट कलर में बना, देखो इसकी मैं डबल कर रहा हूं व्हाइट कलर में। अगर मैं सिर्फ इसको निकालूं व्हाइट वाले को, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, ऐसे वाला, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब इस समकोण त्रिभुज में इसका बेस 40, ऊंचाई 30, हाइट 30, और आपको पूछा हाइपोटेनियस, कर्ण क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। आपने कहा सर हमें तो पता है, पाइथागोरस चाचा बता के गए थे कि भाई कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब इसका ही निकालना, लंब कितना था, आपने कहा 30 का वर्ग, बेस कितना था 40 का वर्ग, तो कितना 900 जमा 1600, और h निकाला तो इसका वर्गमूल कर दिया 2500 का, दैट इज 50। ये बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे चाचा बता के गए थे, कौन से वाले, पाइथागोरस अंकल जी। अब हम बात करते हैं इसका शॉर्टकट। अगर किसी भी ट्रायंगल की 30 40 है तो ट्रिपलेट क्या कहता है, 30 40 50। ये किससे लिया मैंने, 3 4 और 5 से, तो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5। मैंने ट्रिपलेट की लिस्ट भी लगाई थी आपके सामने कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट आपको यूज करने होते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? यस करो, यस, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस से आप ऐसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नया सवाल आपके सामने ये रहा, 81 की पावर -1/4 किसके बराबर है, आपको बताना है। फाइंड आउट द आंसर ऑफ 81 टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू व्हाट। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। सिंपल सवाल है, देखो समझ लो, 3 - 3 1/3 या -1/3, इट्स माइनस ऑल्सो।
3 1/3 1/3 माइनस 1/3। तो देखते हैं जवाब। गौरव जी बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हैं और सारे उत्तर उनके लगभग सही होते हैं। देखो 81 टू दी पावर माइनस 1/4 है। पावर को मत देखो अभी, पहले 81 को ब्रेक करो, क्योंकि पावर तभी खत्म होगी जब इसको ब्रेक करोगे। तो मैंने कहा सर 3 की पावर 4 81 होती है ना भाई। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कर सकता हूँ ना मैं इसके की पावर -1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 होती है 27 थे 81 81। मैंने क्या काम किया, 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर -1/4। और आप तो सब जानते हैं कि पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/4, 4 से 4 कट गया, 3 की पावर -1। अब 3 की पावर -1 नीचे के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर 3 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगी, आपने कहा 1/3 की पावर +1, और यही तो आंसर है। क्लियर। तो ये चुटकी वाले सवाल हैं जिनको आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो आपको जरूरी करने चाहिए, और जब आप इनको करोगे तो यू विल गेट द आंसर परफेक्टली एंड इफेक्टिवली। समझ में आ गया होगा सवाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साहब? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर हैंड, नहीं तो बहुत सारे सवाल बचे हैं अभी पिटारे में, एक और ले लेते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3√2 है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। The length of the diagonal of a square is 3√2. Find the length of its arm. 4 18 3 12। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। गौरव जी क्या धमाकेदार आंसर देते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3√2, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। जनरली अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं आपसे, अगर मैं वर्ग की बात करता हूं, तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये इसका विकर्ण होता है ना। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो वही पुराना तरीका देखें, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इसकी लेंथ बताओ इस वाले की, तो वो क्या है, ये समझा रहा हूं, इसका शॉर्टकट है बहुत अच्छा वाला। आपने कहा सर ये वाला और ये वाला, तो ये कर्ण बन गया। तो ये कर्ण अगर मैं इसको h मानता हूं तो इसका वैल्यू क्या है। आपने कहा सर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ऐसी तो होता है। आपने कहा a² जमा a², क्योंकि दोनों a है ना, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो h बराबर क्या होगा 2a² का वर्गमूल। a बाहर आ गया तो a√2। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण a√2, या आप कह सकते हैं भुजा √2 होता है। क्या विकर्ण, याद रहेगा सबको। किसी भी भुजा का, वर्ग की भुजा का, और विकर्ण की हम बात करते, डायगोनल की बात करते, प्रणाम प्रदीप जी कैसे हैं, तो क्या होगा वो भुजा √2 a√2। वो ऑलरेडी दिया है आपको, इस विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 3√2। तो आपको क्या करना है, आपका तो सवाल बन गया भाई, आपसे कहा 3√2 a√2, भुजा पता लग गई एक बार में, जिसके पीछे √2 लिखा उससे पहला वाला भुजा, क्योंकि अभी तो आपने देखा भुजा √2, तो भुजा कितनी है देखो ना, दोबारा समझो, a√2 बराबर 3√2, √2 से √2 कट गया, a क्या आ गया 3, दैट इज द आंसर। तो आप यहां से देखते ही बता देते इसका आंसर, क्योंकि भुजा a√2 होती है तो इसकी भुजा 3 होगी 3√2। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया प्लीज आस्क। और कल 1 बजे फिर क्लास होगा, तो डोंट मिस दैट क्लास, 1 बजे याद रखिएगा। क्लियर है। हालांकि महाभारत सुबह से चल जाती है, मैथमेटिक्स में 1 बजे आता है। अभी मेरे बाद और भी टीचर्स आएंगे, डोंट वरी। बात समझ में आ गई, कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। वेरी नाइस। तो मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल लेते हैं आपके समक्ष, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ये रहा सवाल, दीजिएगा जवाब। सवाल है आपके समक्ष, ये रहा कुछ इस तरह से, और मैं चाहूंगा जवाब मुझे मिले तेजी के साथ। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है ये आपको बताना है। इस त्रिभुज के परिमिति मींस पेरीमीटर कितना है। क्वेश्चन आपके सामने 72 84 90 76 92। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब चाहूंगा तेजी से मिले। क्या होगा जवाब, लेट्स सी। The ratio of the side of a triangle is 3 4 5. The area of this triangle is 216 square centimeter. Perimeter of this triangle, what will happen?
क्या होगा इसका पैरामीटर, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब कैसे बताना है, कैसे समझाना है, देख लेते हैं। सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझिएगा। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया। त्रिभुज की भुजाएं नहीं पता है, एक्चुअली उनका रेशो पता है, लेकिन ये तो पता है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, हालांकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इन सवालों को देखते हम कहते हैं भाई त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमारे पहले माइंड में कॉन्सेप्ट जाता है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, ऐसे जिसमें 3 4 5 है, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके। अब क्या करें, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 दिया, तो आपने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, हमें याद आता है हीरोइन वाला फॉर्मूला, याद है ना सबको, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। हम इसमें वैल्यू पुट करके निकालते तो हमारा आंसर आ जाता है, जो बहुत खतरनाक तरीका है। सस्ता काउंट, आपका टूथपेस्ट में नमक है क्या? अरे मैं तो नमक से टूथपेस्ट करता हूं, डोंट वरी। सस्ता स्काउट, मैं तो नमक से ही टूथपेस्ट करता हूं। आप नमक की बात करें, टूथपेस्ट में नमक है, हम तो टूथपेस्ट ही नमक से करते हैं, टेंशन किस बात की है। चलो बढ़ते हैं, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो क्या मिला जवाब, ठीक है। चलो ओके, अभी समझाता हूं, सोनाली देखते रहो। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है, तो शायद आपको याद आई होगी कहानी, मैंने ट्रिपलेट बताया था आपको कि एक ट्रिपलेट नाम की चीज होती है। 3 4 5 से क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, आप सब जानते हैं ना, 3 4 5 से समकोण त्रिभुज बनता है। तो मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया ऐसे वाला, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसमें क्या होता है, 5 इसका कर्ण, 3 ये और 4 ये। अभी लेकिन ये वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है, वैल्यूज नहीं है, रेशो। तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्या कि एक्स लगा दूं आपकी सुविधा के लिए, आपको सुविधा होगी इससे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा मैं बहुत कूल हूं, शुक्रिया। तो क्या हुआ, 3x और 4x आपके सामने है, 5x भी यहां पर लिखा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं आपसे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज इज 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगा, बेस 3 हाइट ही, कुछ भी मान लो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 3x इंटू 4x, और ये किसके बराबर है, आपने कहा 216, ऑलरेडी दिया था ना क्वेश्चन में कि इसका एरिया 216 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, तो मैंने पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करें, 2 से कट गया ये, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 216 अपॉन 6 दैट इज 36, एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 36 का स्क्वायर रूट इट विल बी गिव यू 6। तो x का वैल्यू 6 है, तो इन भुजाओं को निकाल सकते हो, मत निकालो, भुजाएं कितनी है, पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, तो 3x 4x 7x और 5x 12x, तो ये 12x टोटल पेरीमीटर, जबकि x की वैल्यू कितनी है 6, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 72, तो इसका पेरीमीटर 72 होगा। इज इट क्लियर, यस के नो, हाँ कि ना, समझ में आया ना? हाँ सोनाली अभी समझ में आया मैंने कैसे किया है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया से, मुझे लगा कि आपको समझ में आया है। तो आप सवाल को पहले कोशिश करेंगे चेक करने की, कहीं तुम वही तो नहीं, मतलब कहीं तुम समकोण तो नहीं, अगर आपको पता लग जाए ये वही है, यही तो है वो, तो बस कर डालो ऐसे। सर प्लीज क्लास के एंड में फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल श्योर गौरव, आपके लिए तो मैं जरूर करूंगा, आप इतने ब्रिलियंट आंसर देते हैं तो आपके लिए नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम आप लोगों के लिए कुछ करें। ओके टेंशन मत लो। एक और सवाल, चलिए ये रहा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से मुझे आंसर देंगे। देखो मैं इसको थोड़ा तेजी बता देता हूं, हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं कि कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे मैंने देखा 9 और 3 12 और 2 14, 9 और 9 10 और 1 11, 5 3 8 2 10, 7 से 13 14, तो 3 से तो कोई सी भी नहीं कट रही है ना, 2 से भी नहीं कट रही कोई सी भी, 7 से देख लेते हैं,
7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? आपने कहा सर 7 से भी मुझे लग नहीं रहा को कट जाएगी। तो ये एक टिपिकल टास्क आपके सामने हो गया। अब कैसे पहचानें, कैसे करें कि ये क्या है? तो प्राइम नंबर निकालने का तरीका बड़ा आसान है, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो, जब भी आपको अभाज्य संख्या ढूंढनी होती है तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, उसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो खुद और एक 1। इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगी, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें से पूछा है कौन सी संख्या जो अभाज्य नहीं है, बाकी सब अभाज्य हैं, सिर्फ एक है जो अभाज्य नहीं है। और आपने कहा, गौरव ने कहा सी 253। चलो आप, गौरव ने 253 कहा है तो गौरव के अकॉर्डिंग हम इसको बता देते कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बड़ा आसान है। अच्छा मुझे बताओ 256 अगर मैं बात करता हूं, बस ऐसे तो एक एक गिनती से काटोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी ना। अगर आप चेक करोगे 3 से, 2 से, 5 से, 7 से, 9 से, फिर आप 253 तक चेक करते चले जाओ, इट क्रिएट प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके पास वाला स्क्वायर कौन सा है। 253 किसके स्क्वायर के पास में आता है, कोई मुझे बताएगा? 253 किसके स्क्वायर के पास में आता है? आपने कहा 16 के। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 ना। तो एग्जैक्टली ये किसके स्क्वायर से कम है, बस वो कंपैरिजन करना होता है। 16 से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको मिल गया 16। तो 16 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये संख्या उनसे कट जाएगी तो ये प्राइम नहीं होगी, उनसे नहीं कटेगी, फिर ये किसी से नहीं कटेगी। तो 16 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? आपने कहा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, यही तो होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। बात समझ में आ गई? सिर्फ अब आपको इन नंबर्स को इससे चेक करना है। बात क्लियर कर लो दोबारा से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जो भी संख्या को आप चेक कर रहे हैं बस उसके पास वाला स्क्वायर देखो, कौन सा नंबर है। आपने देखा 16 है, 16 यहां पर दिया है, तो 16 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये संख्या उनसे कट गई तो ये कटेगी नहीं, तो फिर किसी से नहीं कटेगी। तो देखो यहां पर 3 की बात करें तो 3 तो कटे भाई, इसको तो काटे ना, 5 3 8 10, 3 तो नहीं काटेगा, 2 भी नहीं काटेगा, 5 0 नहीं है, ये डिविजिबल रूल आपको पता है। 7 से देखें, 7 3 21, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटती। 11 से देखें तो आपने कहा बिल्कुल सर, क्यों? वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे निकालते हैं, आप इसको वैसे भी कर सकते थे। अगर मैं 11 का डिविजिबल रूल करता हूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस नंबर ऑफ इवन प्लेसेस। हमेशा 0 या 11 दे दें तो समझ लेना आपका सवाल एकदम सही है। तो ये संख्या कट जाएगी 211 से। क्लियर है बात, समझ में आ गई? हाउ यू कैन फाइंड आउट दीज नंबर्स, दिस इज टोटली फॉर यू। आप सबको चेक करेंगे एक बार मेरे का कहने से और आइडेंटिफाई करेंगे क्या इनमें से नंबर किसी से कटता है। यस, तो यू कैन इजीली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन। ओके डन, समझ में आया? और